हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग अपने लायबिलिटी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जीएसटी में जो हम लोगों ने सेक्शन 85 86 देखा, जिसमें ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी। और जरा देखें तो इसमें हम लोगों ने अभी तक ये सेक्शन देख लिया। दूसरा, एजेंट एंड प्रिंसिपल आपको लास्ट सेशन में बताया था, आपको याद होगा। और आज जो हम लोग चलने जा रहे हैं, दैट इज योर लायबिलिटी इन केस ऑफ अमेलगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज। अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और चूंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, वो नॉर्मल चीजें नहीं हैं जो आपको लगता है ऐसे होना चाहिए, माइट बी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं लगती नहीं होनी चाहिए, वो हैं। जैसे कि आपके सामने है लायबिलिटी इन केस ऑफ एमलगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज। आपको ये चीज तो मालूम है कि जब दो कंपनियां एमलगमेट होती हैं, मर्ज होती हैं with the pursuant of an order which is given by any court, tribunal or otherwise। तो अगर इन लोगों ने कोई ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने दिया है, ट्राइब्यूनल ने दिया है, या किसी तरीके से कोई ऑर्डर पास हुआ है, और ये ऑर्डर, मेरी बात ढंग से समझने की कोशिश करें, डेट ऑफ ऑर्डर के बाद इफेक्टिव डेट नॉर्मली होती है। मान लीजिए डेट ऑफ ऑर्डर आज है और कोर्ट ने ये कहा कि भाई हम आपका एमलगमेशन या मर्जर अगली डेट से मानेंगे, यानी 15 जनवरी को ऑर्डर आ रहा है। 15 जनवरी को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, ये एग्जांपल आपके लिए बनाया गया है। 15 जनवरी को ऑर्डर आ रहा है और उसको इफेक्टिव किया गया है कि 1 फरवरी। 15 जनवरी को ये ऑर्डर आया कोर्ट का कि 1 फरवरी से ये दोनों कंपनियां एमलगमेट हो गई, मर्ज हो गई। 15 जनवरी को ऑर्डर आया, तो डेट ऑफ ऑर्डर इज 15 जनवरी और इफेक्टिव डेट ऑफ एमलगमेशन ऑफ मर्जर यू कैन से दैट इज फ्रॉम द 1 फरवरी। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई बट और इफ होगा, लेकिन हम यहां जो बात कर रहे हैं ऐसे केस की बात नहीं कर रहे जहां पर 15 जनवरी को कोर्ट का ऑर्डर आया कि 1 फरवरी से आपका ये मर्जर और एमलगमेशन इफेक्टिव होगा फॉर द कंप्लायंस पर्पसेस, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। लेकिन यहां जो हम बात कर रहे हैं, वर्ड्स देखेंगे, एंड द ऑर्डर इज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर टू द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी यहां कुछ उल्टा है, डेट ऑफ ऑर्डर आज है, इफेक्टिव डेट हम बैक डेट से लेने जा रहे हैं। इफेक्टिव डेट यानी 15 जनवरी को यह ऑर्डर पास हो रहा है कोर्ट का कि 1 जनवरी से ये इफेक्टिव डेट होगी, तो 1 जनवरी को इफेक्टिव डेट है और 15 जनवरी को ऑर्डर आ रहा है। जस्ट अपोजिट हो गया। अब तक मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें 15 जनवरी को ऑर्डर आ रहा है और 1 फरवरी को इफेक्टिव डेट है। लेकिन यहां पर यह है एंड द ऑर्डर इज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर टू द डेट ऑफ ऑर्डर। क्लियर? उल्टा हो गया। तो इफेक्टिव डेट पहले है, डेट ऑफ ऑर्डर बाद में है। अब इन दो डेट्स में अगर एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, जिन दोनों कंपनियों का अमलगमेशन हो रहा है, बोथ ऑफ दीज टू कंपनीज आर सप्लाइंग द गुड्स एंड रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम ईच अदर। दोनों कंपनियां एक दूसरे को गुड्स सप्लाई कर रही हैं, दे रही हैं, ले रही हैं, परचेज और सेल हो रहा है। तो नॉर्मली जो हम लोगों ने आज तक देखा है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम नलीफाई कर देते हैं, क्योंकि अब ये एक एंटिटी बन चुकी होती है। अगर 1 जनवरी को इफेक्टिव डेट आ गया तो नलीफाई हो जाना चाहिए। भाई कॉमन सेंस की बात है, ये होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलता है, मैंने कहा ना कुछ स्पेशल सर्क्यूमस्टांसेस है, वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। And the order is take effect from a date earlier to the date of the order, and any two or more of such companies have supplied or received any goods or services or both to or from each other. Is it clear? During the period commencing on the date from the date of order and effective till the date of the order, effective date or the till the date of the order, 1 January से 15 January, उल्टा वाला केस, then such transaction of supply and receipt shall be included in the turnover of the supply or receipt of the respective companies. Now it is of no use to nullify the transaction. हमको अब nullify नहीं करना है, ये मानते हुए both the companies are the same। अब ये मत मानना डियर फ्रेंड्स, अब हमको इस यहां पर ध्यान रखना है कि अगर 15 जनवरी को कोई ऑर्डर पास हो रहा है जिसका इफेक्टिव डेट उसकी डेट के पहले से है, यानी 1 जनवरी से, तो इन 15 दिनों के लिए हमें ट्रांजैक्शंस को जीएसटी पर्पसेस के लिए नलीफाई नहीं करना, बल्कि जिसने जो सेल और परचेस किया है उसको उसके अकाउंट्स में वैसे ही रिटेन रखना है। याद रखेंगे इस चीज को। देन सच ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई
and receipt shall be included in the turnover of supply or receipt of the respective companies, जिसका जो सेल है, जिसका जो परचेज है, मेंटेन इट एंड दे शैल बी लायबल टू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। कितनी सिंपल सी बात कही, लेकिन उल्टा केस था ना। Notwithstanding anything contained in the said order for registration certificate of the said company shall be cancelled with effect from the date of the said order। चूंकि इफेक्टिव डेट पहले की डेट है, तो जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस डेट से उन दोनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल माना जाएगा। उसके बाद वो डिस्टिंक्ट कंपनीज नहीं रहेंगी। ये मैंने यहां पर लिखा है कि नॉर्मली हम लोग नलीफाई कर देते हैं ट्रांजैक्शंस को, लेकिन जीएसटी पर्पस के लिए हम लोग इसको नलीफाई नहीं करेंगे और उनकी लायबिलिटी उनकी अपनी रहेगी, जिसकी जिस चीज के हिस्से में सेल और परचेज दिखाई गई है। दैट्स इट। दिस वाज आवर सेक्शन 87। नेक्स्ट सेशन में अब आप लोग तैयार रहेंगे सेक्शन 88 के लिए, लायबिलिटी इन केस ऑफ द कंपनीज इन लिक्विडेशन, कंपनी इन लिक्विडेशन। यस, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।